ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। अपन बात कर रहे थे कि that is virial equation of state. That is called virial. V-I-R-I-A-L. Virial equation of state. So this is the other way of expressing the equation of state. ये दूसरा तरीका होगा जिससे कि अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं the equation of state. ठीक है ना? Virial equation of state जो होता है वो एक दूसरा तरीका होता है to explain the equation of state. That is virial equation. V-I-R-I-A-L. Virial equation. So we can write that one way of explaining the real gas equation. Is the one way of expressing the real gas equation. So that is virial equation. ठीक है ना? Other way of expressing the real gas equation is called virial equation. ठीक है? So we can say that virial equation of state में that we know that from and the virial equation of state is expressed as हम उसे express करेंगे that is z equal to 1 plus ठीक है ना? इसको अपन ऐसे नहीं कर सकते a plus b by v plus c by v square plus d by v cube plus we can write like this where a b c d and so on they are called first, second, third, fourth virial coefficients respectively. ठीक है ना? तो where a b c d etc are called first, second, third virial coefficients. First, second, third virial coefficients. Virial coefficients. तो इनको अपन virial coefficients बोलते हैं. ठीक है ना? इसको अपन कहेंगे first, second, third virial coefficients. Right? तो ठीक है, we'll write like that और फिर अपन चेक कर लेते हैं भाई कि the virial coefficient जो हमारे पास given है तो उसमें अपन कैसे बताएंगे virial coefficient कैलकुलेट कैसे करेंगे what is this a b c d what does it represent है ना? तो इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं अपन from van der Waals equation of state. Equation we get p plus a upon v square into v minus b is equal to r. Now what I want मुझे इस इक्वेशन को p equal to के लिए रीअरेंज करना है. तो p equal to के लिए अगर हम रीअरेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे फिर अपन? तो अपन कहेंगे अगर आपको p equal to चाहिए तो पहले rt को v minus b से डिवाइड कर दो, v minus b हो जाएगा तो अपने पास ये वाला पार्ट बच गया और a upon v square को इधर ले जाओ तो अपने पास a upon v square आ जाएगा. We'll get this. ठीक है ना? अगर हमें इस इक्वेशन को p के लिए रीअरेंज करना है तो we can write like this. अब मैं चाहता हूं कि आप इस इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दो. मैं इसको ऐसे करना चाहता हूं pv upon r. तो अपन कहेंगे ठीक है अब v से मल्टीप्लाई कर लो और rt से डिवाइड कर दो. सो we'll write that now multiply by v and divide by rt on both sides. ठीक है भाई, तो अपन v से मल्टीप्लाई करते हैं और rt से डिवाइड कर लेते हैं. चेक करते हैं कि क्या आया अपने पास. सो pv upon rt
अब v से मल्टीप्लाई करूंगा और RT से डिवाइड करूंगा तो दिस विल बिकम v अपॉन v माइनस p माइनस a v से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक v तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा RT। ठीक है, विल गेट दिस। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे हमारे पास 1/x है तो मैं इसको x टू द पावर ऑफ -1 भी लिख सकता हूं। तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, पीवी अपॉन आरटी को तो मैं z लिखूंगा और इसको मैं लिखूंगा दैट इज v माइनस बी अपॉन v लिख सकता हूं टू द पावर ऑफ -1, क्योंकि ये v अपॉन v माइनस बी है। ठीक है ना, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 माइनस b अपॉन v टू द पावर ऑफ -1। इसको v से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलसीएम लोगे जब आप v, तो इसको v से मल्टीप्लाई करके v माइनस बी अपॉन v लिखोगे ना, राइट? कोई डाउट नहीं? तो अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 1 माइनस बी अपॉन वी पावर ऑफ -1 माइनस ए अपॉन आर टी, ऐसे लिख लेते हैं। अब ये जो गिवन ना अपन को दिस इज, मैं इसको 1 में वी नो दैट द बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन ये आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, पढ़ा हुआ है बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो 1 माइनस एक्स का अगर टू द पावर ऑफ -1 है, मैंने x ले लिया b अपॉन v को, मैंने b अपॉन v को x मान के बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहा हूं 1 माइनस एक्स का, तो इट इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस like that. This is the binomial expansion of 1 minus x to the power of -1. ये मैथ्स में पढ़ते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो मैं इसका भी बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लेता हूं। अगर मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करूंगा तो आई विल गेट लाइक दिस, z will be equal to, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करूंगा तो आई विल गेट दैट 1 प्लस b अपॉन v प्लस b अपॉन v का स्क्वायर प्लस b अपॉन v का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, विल गेट दिस एंड विल गेट माइनस a अपॉन आर टी भी, ये मिल जाएगा। That is what we get after the binomial expansion. अब मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, z will be equal to 1 प्लस, इसमें 1 अपॉन v है तो मैं क्या करता हूँ, और इसमें भी 1 अपॉन v है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 1 अपॉन v, इसमें b बचेगा और इसमें माइनस a अपॉन आर टी बचेगा, प्लस we can write that b square upon v square plus b cube upon v cube and so on we can write. This equation is called virial equation of state. This is called the virial equation. ये जो इक्वेशन लिखा है अपन ने, इसको अपन कहते हैं virial equation, where the coefficient a is equal to 1, b is equal to b minus a upon rt, 1 by v है, तो फिर b का वैल्यू क्या होना चाहिए,
coefficient C will be equal to B square, D will be equal to B cube, and so on we can write. B cube, B to the power of 4, B to the power of 5, like that we can write. This equation is called virial equation. हमसे mostly पूछते हैं virial equation में कि virial coefficient में B will be equal to what? तो वन से mostly पूछा जाता है. This is virial equation. अब अपन इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं. At low pressure, the value of V, molar volume, वॉल्यूम बहुत बड़ा रहा होगा at low pressure. B तो बहुत छोटा है because it is the size of molecule. अगर वॉल्यूम का वैल्यू बहुत बड़ा है और B का वैल्यू बहुत छोटा है, वॉल्यूम का वैल्यू अगर बहुत बड़ा है तो ये सारे वैल्यूज नेग्लिजिबल हो जाएंगे. देन कोएफिशिएंट B, C, D are negligible. They are negligible. Then the coefficient B, C, D, they are negligible. क्योंकि B का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा अगर प्रेशर कम है. एट मॉडरेट प्रेशर, और उसमें अपन ये लिख सकते हैं भाई आर नेग्लिजिबल, देयरफॉर Z इज इक्वल टू 1. ऑब्वियस सी बात है, ये सब निगलेक्ट हो गए तो Z का वैल्यू 1 हो जाएगा. एंड यू हैव टोल्ड मी दैट at large molar volume the gas will behave as ideal gas. If Z is equal to 1, the gas is ideal gas. At moderate pressure, वॉल्यूम थोड़ा सा सिग्निफिकेंट होगा. तो the coefficients C, D are neglected. So Z का वैल्यू जो होगा at moderate pressure that will be equal to 1 plus 1 by V into V minus A upon RT. That will be this. मतलब अगर moderate pressure होगा तो हम Z को कैलकुलेट कर सकते हैं. A और B हमें गिवन होना चाहिए, वॉल्यूम हमें गिवन होना चाहिए, T हमें गिवन होना चाहिए. बट इस वाले एक्सप्रेशन में कहीं अपन को P नहीं दिख रहा है. इसका मतलब विदाउट P भी मैं Z को कैलकुलेट कर सकता हूं. अदरवाइज Z इज व्हाट PV अपॉन RT. तो अगर प्रेशर नहीं भी गिवन है तब भी मैं Z को कैलकुलेट कर सकता हूं. बट द प्रेशर शुड बी द मॉडरेट. उसमें कुछ ऐसे लो प्रेशर मेंशन नहीं होना. इसका मतलब है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है कोएफिशिएंट्स का इंपॉर्टेंस भी बढ़ रहा है. So we can say that as the pressure increases, the importance of the other coefficient also increases. So as the pressure increases, the importance of other coefficients also increases. You can write that the significance, significance of other coefficient also increases. Also increases. The significance of other coefficient also increases.
significance of other coefficient also. अब हम पॉइंट सी की बात करते हैं। ये तो करना है, बस रीअरेंज करके थोड़ा सा लिखा है इतना। तो पॉइंट सी में व्हाट आई विल राइट, यहां पर जैसे अपन ने लिखा लो ऑपरेशन, एट बॉइल्स टेम्परेचर the gas behave as ideal gas, behave as ideal gas for certain range of pressure, मतलब हमेशा नहीं होता ऐसा कि सारे रेंज के लिए होगा, for a certain range of pressure. Range of pressure. Therefore, Z will be equal to 1 for ideal gas. तो मैं from equation 2, so from equation 2 we get Z equal to 1 plus 1 by V into B plus A upon RT. This would be 1. So 1 will be equal to 1 plus 1 upon V, B plus A upon RT. ये तो कैंसिल हो जाएगा, सो 0 हो गया, और 0 में V को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा. So what I got, B plus A upon RT equal to 0, or I will get that B will be equal to A upon RT. Therefore, T will be equal to A upon RT. Then this temperature is called Boyle's temperature. At Boyle's temperature, the gas is going to behave as ideal gas. तो Z का वैल्यू 1 होना चाहिए, ये 1 और ये 1 तो कैंसिल हो गया, so this becomes 0. 0 is equal to this part, तो 0 में V को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी 0. So I got 0 is equal to B minus A upon RT. B is equal to B minus A upon RT. माइनस था ना, मैंने प्लस कैसे लिख लिया, और मैं वो सही लिख रहा हूँ, मुझे लगा माइनस लिखा हुआ है, आप चेक कर लेना एक बार. मैंने यहाँ पर शायद प्लस लिखा था, माइनस है, और यहाँ पर वही लिख रहा हूँ, माइनस की वजह से इक्वल कर रहा हूँ. सो वी गॉट दैट. ये बॉयल्स टेम्परेचर मैंने आपको पहले बताया था, मैंने कहा भी तो मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा. So this is the Boyle's temperature. So obviously बात है वो मॉडरेट प्रेशर पे ही आएगा, बिकॉज अपन ने लिखा था कि Boyle's temperature होता है जिसमें a gas will behave as a ideal gas for a certain range of pressure, हमेशा तो नहीं. So it is a moderate pressure. This equation will be different for different gas. Obviously बात है A और B is different for different gas. Different of for different gas. As A and B are different. For gases. तो A और B डिफरेंट होता है गैसेस के लिए. अब इसमें टेम्परेचर फैक्टर भी है.
So this will upon at a constant temperature it will remain constant, but if the temperature changes, the equation changes. Because अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है RT चेंज होगा, RT चेंज होगा तो Z चेंज होगा. This equation depends on temperature. On temperature. Increasing the temperature, A will decrease. Increasing temperature, the value of A will decrease. A will decrease. So this equation is not applicable for all range of temperature. It will be applicable only for certain range of temperature. This is virial coefficient. और मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब ये जो पॉइंट्स लिखे ना, इन पॉइंट से अपन से पूछ रहे हैं. ये वेरिएबल कोएफिशिएंट होता है. अब और ये वेरिएबल इक्वेशन था, इसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, इसी टाइप से अपन से ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट वेरिएबल कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे. कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है. इसके बाद वैसे तो अपने सिलेबस में नहीं, ये रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, लेकिन शीट में बिल्कुल क्वेश्चन मिल जाता है रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट. तो मैं थोड़ा जल्दी से आपको बता देता हूं, आप कैलकुलेट कर लेना अपने आप. रिड्यूस्ड इक्वेशन, रिड्यूस्ड इक्वेशन. ठीक है. तो रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है जनरल इक्वेशन which is applicable for all gases, which is all gases irrespective of their nature, irrespective of their nature. Of their nature. इसका मतलब है आप ऐसे कोई इक्वेशन की बात कर रहे हो जो ए और बी पे डिपेंड नहीं करता हो, मतलब सभी गैसेस के लिए एक जैसा होता हो, जैसे आइडियल गैसेस. सो व्हाट आई विल से, जो रिड्यूस्ड प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू पी अपॉन क्रिटिकल प्रेशर होता है, रिड्यूस्ड प्रेशर. जो रिड्यूस्ड वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू V अपॉन VC. और जो रिड्यूस्ड टेम्परेचर होगा दैट इज इक्वल टू T अपॉन TC. So we can write that P is equal to PR into PC, T equal to TR into TC, and V equal to VR into VC. ऐसे लिखते हैं. Substituting in van der Waals equation. In van der Waals equation. तो अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं van der Waals equation. van der Waals equation अपन को पता है क्या है. Substituting in the van der Waals equation we get
So equation, one roll equation is P plus A upon V square. V minus B is equal to R. P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता है अपन P, PR into PC. A upon VR into VC का स्क्वायर. VR into VC minus B. TR into PC. Now substituting PC is equal to होता है A upon 27B square. TC is equal to होता है 8A upon 27RB. And VC is equal to होता है 3B. ये critical temperature pressure and volume. इनको substitute कर देते हैं. तो PR will be PC is A upon 27B square. Minus A upon VR square. और VC को मैं लिख लेता हूं दैट इज 3B का स्क्वायर. VR into 3B minus B, and that will be equal to R into TR into TC is 8A upon 27 RB. अब इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे अपन, तो इसमें सारे A और B कैंसिल हो जाएंगे. इसमें सारे A और B कैंसिल हो जाएंगे. पहले तो ये R कैंसिल हो गया. इसमें सारे A और B कैंसिल हो जाएंगे. अगर A और B कैंसिल हो जाएंगे इसका मतलब हुआ we'll get an equation in which there is no van der Waal constant on which the nature of gas depends. So the equation will become independent of the nature of gas. That's why I've told you the equation is independent of nature of gas. तो यहां से अपन कॉमन ले सकते हैं. We can write that भाई इसमें से A भी कॉमन ले सकते हो आप, और इसमें से 9B स्क्वायर है तो आप 9B स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं. तो A अपॉन 9B स्क्वायर कॉमन ले गया. PR बच गया मेरे पास. So what I got is PR divided by 3 बच गया मेरे पास. 397. तो PR और मैंने A अपॉन 9B स्क्वायर कॉमन ले लिया. माइनस A तो कॉमन आ गया, मुझे VR स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और मैंने 9B स्क्वायर को कॉमन ले लिया. तो ये तो मेरे पास सिर्फ 1B स्क्वायर आ गया, बाकी सब तो बाहर कॉमन है. यहां पर मैं लिख लेता हूं तो वी कैन राइट B एज कॉमन, है ना. यहां पर आप B को कॉमन ले लो. अगर आप B को कॉमन लोगे तो मैं लिखूंगा दैट विल बी व्हाट. तो अपन इसको कर लेते हैं. VR 9VR नहीं 3VR minus 1 is equal to 8A upon 27B, और we'll get that TR. अब आप देख सकते हो इसको B को मैं यहां मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो B स्क्वायर हो जाएगा, और B स्क्वायर और B स्क्वायर को कैंसिल कर दूंगा. ये कैंसिल हो गया B स्क्वायर, है ना. ये सारे B कैंसिल हो गए. A को भी कैंसिल कर लेता हूं इधर. A भी कैंसिल हो. 9 को भी कैंसिल करता हूं मैं इधर. 27 तो 3 आ गया. अब इस 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा.
मतलब मैं थोड़ा सा मतलब ठीक है एक स्टेप और लिख लेता हूँ, तो अपने पास जो बचा हुआ है वो देख लेते हैं। अपने पास बचा हुआ है पी आर बाय 3 1/VR का स्क्वायर 3VR - 1 इज इक्वल टू 8/3 TR। अब मैं 3 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ इधर, तो ये बचेगा PR -3/VR का स्क्वायर इंटू 9VR -1 इज इक्वल टू 8TR। ये मेरा वेरियल इक्वेशन स्टेट, वेरियल इक्वेशन मतलब रिड्यूस्ड इक्वेशन स्टेट, जिसमें A और B से ये इंडिपेंडेंट है। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल गैसेस irrespective of their nature। बस हमें क्या गिवन होना चाहिए, रिड्यूस्ड वॉल्यूम, रिड्यूस्ड प्रेशर एंड द रिड्यूस्ड टेम्परेचर्स। ये दो कोई भी गिवन होंगे तो थर्ड को मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा। और we know that TR will be equal to TC upon T upon TC, like that we can write। So this is about the, we'll say that, है ना, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो, राइट। तो वी कैन राइट लाइक दैट। वैसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन शायद कभी नहीं आएगा अपन को, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अपन को कभी ऐसे पूछ लें कि अपन ऐसे लिख लेते हैं, भाई अपन को पता है PC VC upon RTC will be equal to Z 3/8 होता है। तो PC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, P upon PR। सो 3/8 will be equal to, इसकी जगह मैं लिखूंगा P/PR मल्टीप्लाई बाय V की जगह लिखूंगा मैं V/VR, और इसमें मैं लिखूंगा दैट इज R, और TC की जगह मैं लिखूंगा T/TR। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं PV अपॉन PR/VR अपॉन TR, है ना, इंटू RT, ऐसे लिख सकते हैं। तो इधर PR/VR और TR का एक रिलेशन बन सकता है अपने पास, कैसे, दैट विल बी इक्वल टू PV अपॉन RT इंटू TR अपॉन PR/VR, दैट इज इक्वल टू 3/8। ऐसा कुछ बता सकते हैं। तो अगर कभी कोई वैल्यू ऐसे गिवन हो अपन को कि इसमें अपन को कोई वैल्यू गिवन है कि भाई TR VR और PR का कोई रेशियो गिवन है तो बताओ Z, या मतलब PV कितना मोल्स होगा, तो ना PV इज इक्वल टू RT को अपन नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हैं। तो उस टाइप से कोई रिलेशन अपन को, तो अगर कोई रिलेशन बनाए तो देख लेना, वरना डायरेक्टली अपन से कभी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। बट शीट में क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए मैंने आपको बताया, नहीं तो मैं ये नहीं बताता, क्योंकि ये अपने सिलेबस के बाहर है। ये आपका रियल गैस इक्वेशन था, आपका रियल गैस वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आप अपने डाउट्स बता सकते हो, और उससे पहले मैं कुछ एक दो आपको क्वेश्चन पूछूंगा रिलेटेड टू द रियल गैसेस जो हमने पढ़ा, उसके बेसिस पे आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताने वाले। ये आपका रिड्यूस्ड इक्वेशन है, इसमें से यही अपन से पूछ लेते हैं, तो कोई बात नहीं, अपन बता देंगे भाई, अगर कुछ पूछेंगे तो। मैं आपसे कुछ ट्रू एंड फॉल्स पूछने वाला हूं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं अपन से जो पूछेंगे ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट विल बी, दोस क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट, नॉट द न्यूमेरिकल पार्ट, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं भी वही चाहता हूं कि फिर अपन कुछ ट्रू फॉल्स में जो अपन को समझ में आया उसके बेसिस पे अपन लिखते हैं।
So true and false. ऐसे लिख लेते, 0.1 लिख लेते भाई, तो कुछ ट्रू एंड फॉल्स कट रहे हैं, उधर ट्रू फॉल्स लिखता हूँ, ठीक है, और ट्रू फॉल्स लिखता हूँ। तो मैं लिखूंगा A and B, है ना, A and B are function of temperature. मतलब A और B टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे या नहीं करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो A और B चेंज होंगे या नहीं। A रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल, B रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ द पार्टिकल। तो A and B are dependent on temperature or not? A and B temperature, क्या करेंगे, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताओ भाई। A and B are dependent on temperature or not? तो अपन कहेंगे ट्रू। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, मतलब A का वैल्यू कम होगा, because increase in temperature force of attraction decreases, दूसरा पार्ट। In Van der Waals equation, A and B is function of temperature. In Van der Waals equation, A and B are function of temperature. तो अपन कहेंगे false. तो अपन कहेंगे false. अब भाई false क्योंकि वन डर वाल इक्वेशन तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे एप्लीकेबल होता है, इट इज एन आइसोथर्मल कंडीशंस, बिकॉज the equation is only used, can be used only at constant temperature. इसलिए अपन ने टेम्परेचर में मॉडिफिकेशन नहीं किया था ना, करेक्शन नहीं किया था ना, प्रेशर वॉल्यूम में किया था, कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब अगर ये लिखा हो कि वन डर वाल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ए और बी चेंज नहीं हो सकते, दे आर वन डर वाल कांस्टेंट्स। In general, if you say that कि भाई AB can change with temperature, हाँ हो जाएंगे, because they are force of attraction and the size. Third, value of Z is less than 1. Less than 1 for ammonia at low pressure. क्या लिखोगे? Less than 1 at low pressure क्या लिखेंगे?
लेस देन 1 एट लो प्रेशर, क्या लिखेंगे अपन? ट्रू और फॉल्स? मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, एट लो प्रेशर। तो आपने मुझे बताया फॉल्स। व्हाट इज? तो अपन कहेंगे आपने टेम्परेचर मेंशन नहीं किया। आपको टेम्परेचर मेंशन करना चाहिए ना, 273 केल्विन। आपने कल ही तो बताया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अमोनिया के लिए Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है एट लो प्रेशर रेंज। बॉयल्स टेम्परेचर पे तो वो Z का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे because Z is less than 1 for NH3 at low pressure only at temperature less than or equal to 273 Kelvin। तो उसमें आपने टेम्परेचर मेंशन नहीं किया था। Fourth, value of helium and hydrogen is always greater than 1 at 273 Kelvin। क्या करेंगे? ये करेक्ट, क्योंकि आपने टेम्परेचर लिखा। इफ यू राइट दैट इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज, अगर ऐसे लिखते तो मैं फॉल्स लिख देता, क्योंकि अपन मैंने आपको कल बताया था कि इट इज ग्रेटर देन 1 एट टेम्परेचर 273 केल्विन। अगर टेम्परेचर को कम करोगे तो मैं कम भी कर सकता हूँ। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा के अमोनिया का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर सकते हैं तो मैं टेम्परेचर को कम करके इनका वैल्यू लेस देन 1 कर सकता हूँ, लेकिन टेम्परेचर मेंशन नहीं है अगर, इसलिए मैंने आपको उस ग्राफ में बार बार टेम्परेचर बताया था। अगर आप ऑलवेज लिखोगे तो मैं फॉल्स लिख दूंगा, बिकॉज Z is greater than 1 for hydrogen and helium only when temperature is greater than or equal to 273 Kelvin। ये मेंशन। नेक्स्ट पॉइंट, सो टेम्परेचर के बारे में अपन को पता है, टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जो ग्राफ में आपको पढ़, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट लिक्विफिकेशन करना है तो टेम्परेचर आपको देखना होगा। फॉर अ गैस TB is greater than TC, ये अपन ऐसे कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चलेगा, ये भी लिख सकते हैं। फॉर अ गैस, मुझे ये भी बताना था इसलिए मैंने इसको लिखा था, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, मैं लिक्विफिकेशन पूछने वाला था बस। तो अपन कहेंगे ये तो ट्रू है। वो कैसे? बिकॉज टीबी होता है A/27 A/RP और टीसी होता है 8/27 A/RP।
तो ऑब्वियसली बात है 8/27 तो बहुत छोटा हो। अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड अबव दिस टेम्परेचर, इसका मतलब बॉयल्स टेम्परेचर पे तो गैस लिक्विफाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बड़ा है ना इससे, ये तो बड़ा है ना इससे, इसलिए बॉयल्स टेम्परेचर पे तो गैस लिक्विफाई हो ही नहीं सकता, बिकॉज कोई भी गैस क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव लिक्विफाई नहीं हो सकता। ठीक है, मैं उसी से रिलेटेड पूछ रहा था लिक्विफिकेशन का। ठीक है, if I say that is real volume is always greater than, is always greater than ideal volume, क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे? ट्रू और फॉल्स? क्या लिखोगे? ट्रू और फॉल्स? तुम लोग आंसर बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए थे। और सब कुछ तुम लोग मुझसे पूछ रहे हैं। सो रियल वॉल्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन, सो रियल से कुछ माइनस करेंगे तो आइडियल बनेगा। फॉल्स? वो क्यों? या तो साफ साफ दिख रहा है मुझे, बट ये तो हमने वंडरवल इक्वेशन में कैलकुलेट किया था ना, जिसमें हमने सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात की। बिकॉज फॉर वंडरवल इक्वेशन, because when attractive forces are dominating, it is true. Attractive forces are dominating, it is true. Are dominating, it is true. True. But when repulsive forces are dominating, it is false. False. तो अपन कहेंगे कैसे भाई, ये बात तो समझ में नहीं आई। चलो देखते हैं। देखो मेरे पास इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, एक्सप्लेनेशन मेरे पास z का वैल्यू इक्वल टू 1 हो सकता है, z का वैल्यू
लेस देन 1 हो सकता है और z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। जो z है ना represents real gas and 1 represents ideal gas. जो z होता है, जो z होता है ना, that represents the real gas and 1 represents the ideal gas. अगर z का वैल्यू 1 है, इसका मतलब है रियल वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम इक्वल है, रियल प्रेशर और आइडियल प्रेशर भी इक्वल है। तभी तो Z1 उधर एक ही होगा ना आइडियल केसेस में। इस केस में रियल वॉल्यूम इज लेस देन आइडियल वॉल्यूम, आइडियल वॉल्यूम बड़ा है, रियल प्रेशर इज लेस देन आइडियल प्रेशर। और इस केस में रियल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन आइडियल वॉल्यूम एंड रियल प्रेशर इज ग्रेटर देन आइडियल प्रेशर। आई थिंक वी गॉट इट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो एक पीवी ग्राफ बनाते हैं, ये पी और वी का ग्राफ है ऐसे आइडियल गैस के लिए। पी और वी का ग्राफ है आइडियल गैस के लिए। अब अपन प्रेशर वॉल्यूम की बात करते हैं। ये तो आइडियल गैस का वो अपन को पता है, मतलब ऐसे ग्राफ होता है। At very high pressure, Z is greater than 1. At very high pressure, Z is greater than 1. ये अपना V आइडियल है, because आइडियल का ग्राफ था ना। At very high pressure, Z is greater than 1. तो रियल वॉल्यूम को आइडियल वॉल्यूम से बड़ा होना चाहिए। तो वेरी हाई प्रेशर पे रियल वॉल्यूम को आइडियल वॉल्यूम से बड़ा होना चाहिए। At very high pressure, Z is greater than 1. So the real volume will be greater than ideal volume. इसका मतलब अगर आइडियल वॉल्यूम का वैल्यू ये होगा तो रियल वॉल्यूम का वैल्यू यहाँ कहीं होना चाहिए एट वेरी हाई प्रेशर। So at very high pressure, the real volume is greater than ideal volume, and the low pressure Z is less than 1. We know that. No. At very high pressure, V real is greater than Z is greater than 1. V real greater than V ideal. At low pressure, Z is less than 1. Therefore, we can say that हम P से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम तो ऐसे कांस्टेंट वॉल्यूम जैसे रख लेते हैं। तो लो प्रेशर पे क्या होगा, Z इज लेस देन 1, इसका मतलब हो गया P रियल इज ग्रेटर देन लेस देन P आइडियल। At very high pressure, Z is greater than 1, so V real is greater than V ideal, तो V real का ये वैल्यू होगा
एट लो प्रेशर Z इज लेस देन 1, सो P रियल को, ये अपना P आइडियल था, P रियल को छोटा होना चाहिए P आइडियल से। तो चलो यहां मान लेते हैं ये P रियल, इसका मतलब है ये ग्राफ जो है वो ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आता होगा ग्राफ जो है वो ऐसे आता होगा कि हाई प्रेशर पे मतलब इस पॉइंट के अबव Z इज ग्रेटर देन 1, इस पॉइंट से बिलो Z इज लेस देन 1, और इस पॉइंट पे ये बिल्कुल वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे आप बताते हो कि किसी भी गैस के लिए ऐसे होता है। Z इज लेस देन 1 तो इस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, Z ग्रेटर देन 1 उस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और ये वो पॉइंट है जहां वो क्रॉस कर रहा है, where the attractive and the repulsive forces balanced, ये वो पॉइंट। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट दैट कि भाई अगर ये नीचे ही नहीं आता तो फिर Z इज ग्रेटर देन 1, तो फिर अपन उसके लिए जो हाइड्रोजन हीलियम है उनके लिए ऐसे लिख सकते हैं, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम उनके लिए तो Z लेस देन 1 होता ही नहीं है। इसका मतलब है अगर मुझे यही पीवी ग्राफ बनाना है उनके लिए, तो अगर ये आइडियल गैस का ग्राफ है, जैसे इसमें ये रियल गैस का ग्राफ था, तो उनके लिए तो नीचे आएगा ही नहीं, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है फिर ऐसे कर लेते हैं, ये रियल गैस। जब वो आइडियल गैस जैसे बिहेव करेंगे तो क्या होगा, और रियल गैस जैसे बिहेव करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो Z लेस देन 1 होता ही नहीं ना एट 273। कांस्टेंट टेम्परेचर, वी आर हिटिंग इट। ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन। अब अपन एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर होता है द टेम्परेचर at which gases, at which expansion or compression of gases, expansion or compression of gases do not show cooling or heating effect, cooling or heating effect। उसको कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। एंड टी जो होता है दैट इज इक्वल टू A अपॉन RB होता है, ये तो बॉयल्स टेम्परेचर था तो उससे ट्वाइस होता है, दिस इज इन्वर्जन टेम्परेचर 2A अपॉन R। ऐसा टेम्परेचर जिसमें, क्योंकि जनरली अपन क्या बोलते हैं ना कि अगर गैसेस का एक्सपेंशन होता है तो कूलिंग होता है, और कंप्रेशन होता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से और कोलाइजन की वजह से हीटिंग होता है। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन करो गैसेस का, ना तो उसमें कूलिंग होगा ना ही उसमें हीटिंग होगा, उसको अपन बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं। सो अगर अपन चेक, ये इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। मैं कंपैरिजन की बात कर रहा था कि भाई कंपैरिजन भी लिख लेते हैं। सो अगर अपन टेम्परेचर्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इन्वर्जन टेम्परेचर होता है, उसके बाद फिर बॉयल्स टेम्परेचर होता है, उसके बाद फिर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे छोटा होता है। तो बॉयल्स टेम्परेचर हो या इन्वर्जन टेम्परेचर हो, गैसेस हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड at inversion or boils temperature because above critical temperature none of the gas can be liquefied।
ये आपका रियल गैस है। We can discuss the doubts of ideal gas. अपन आइडियल गैस के डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। डाउट्स ऑफ आइडियल गैस आप पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे आइडियल गैस के आप पूछ सकते हैं। पहले अपन एक्सरसाइज 1 की बात करते हैं, पार्ट 1 की बात है ना। तो एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 के अपने डाउट्स बता दो, जो भी डाउट्स है आपके। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 के अपने डाउट्स बता देना, तो अपन उसे डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में A6 B5 C2 मैं लिख लेता हूँ एक बार, फिर अपन डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास गिवन है A6 D5 C2 B5 है, C2 E1 D4 E1, D4 और E1 उसके अलावा C3 भी है और D4 और E4 भी है। किसी और का कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। तो अपन एक्सरसाइज 1 की बात करते हैं। सबसे पहले अपन A6 की बात करते हैं। A6 में मुझे गिवन है इन ओपन वेसल at 27 degrees centigrade the 3/5 of the air has been expelled out. D6 भी है, चलेगा। तो अपन A6 की बात कर रहे हैं। T1 टेम्परेचर, सो ओपन वेसल का मतलब है जैसे ही ओपन वेसल लिखा आपने मेरे दिमाग में ये आ गया, where N1 is the number of moles of gas initially present and N2 is the gas finally present. तो इसमें मुझे T1 गिवन है 300 केल्विन, 3/5 of the air has been expelled out. इसका मतलब है मुझे N1 equal to 1 ले रहा हूं मैं, तो N2 will be equal to that is 3/5 of the gas. So 1 minus 3/5 is expelled out, so this is the gas left. Assuming that the volume of the vessel remain constant, find out the temperature of the heated vessel. तो मैं ए पार्ट की बात कर लेता हूँ। T2 मुझे बताना है, तो N1 मुझे 1 लेना है, ये 300 लेना है, ये मुझे 1 minus 3/5 लेना है और ये मुझे कैलकुलेट करके बताना है A6। तो आप T2 कैलकुलेट कर सकते हो। मैं बी सेक्शन की बात करता हूँ। Volume of air measured at 300 Kelvin escaped out if the vessel is heated to this. कितना वॉल्यूम? तो नंबर ऑफ मोल्स। मेरे पास इनिशियली 1 मोल है और या आप ऐसे भी कर सकते हैं उसे, ये 1 मोल ले सकते हैं, तो 300 था, तो वो कह रहा है कि भाई N2 अपने पास बचेगा, ये 900 गिवन है, N2 is the gas left, so N2 will be equal to ये 3 है अपने पास, ये 1 था अपने पास, 1 था, therefore expelled out is that is equal to 1 minus 1/3, ये expelled out। सी वाला पार्ट भी अपन को गिवन है, तो सी वाले पार्ट में उसमें गिवन है
द टेम्परेचर एट विच द हाफ इनिशियली 1 था, 300 केल्विन था, हाफ ऑफ द गैस एक्सपेंडेड आउट, तो हाफ बच गया लेफ्ट इनटू T2 बता ये आपके आंसर। अब जो टेम्परेचर पर निकाल रहे हैं वो टेम्परेचर किस में है, केल्विन में, क्योंकि हम यूज भी केल्विन में कर रहे हैं। तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड पूछेंगे तो आप वो बता सकते हैं। ये आपका A6 ना। अब अपन बी सेक्शन की बात करते हैं। B5 B6 पूछा है आपको, तो मैं B5 और B6 दोनों करके दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से आपको किसी को डाउट नहीं होगा इसको, राइट ना, कैसे अपन को सॉल्व करना। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप डायग्राम बना लो इनिशियली, अभी सॉल्व करने के लिए। मेरे पास B5 को सॉल्व करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, वेजल बना लूंगा। मैं हर बार मतलब कोई क्वेश्चन को अगर मतलब ऐसे डाउट होगा तो अपन उसे, इसमें फिर अपन को क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा कभी। आपने B5 में कहा अ कंटेनर होल्ड्स 22.4 लीटर ऑफ गैस, सो वॉल्यूम मुझे गिवन है, प्रेशर मुझे गिवन है, और टेम्परेचर मुझे गिवन है कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1 मोल गैस। क्यों, ये तो STP है। So 1 mole of gas occupy 22.4 liter at STP, मतलब आप 1 mole of gas की बात कर रहे हैं। The gas consists of a mixture of argon, sulfur and sulfur dioxide. आर्गन, ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब ये टोटल 1 मोल है, जिसमें आर्गन है, ऑक्सीजन है और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों 1 मोल। अब मुझे गिवन है इन विच पार्शियल प्रेशर, भाई वॉल्यूम तो कांस्टेंट, टेम्परेचर भी 0 केल्विन है, तो आप पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फैक्टर इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मुझे 1 गिवन, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2, अगर वेजल कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में डाल्टन्स लॉ से अप्लाई करूंगा। सो इधर मैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ले सकता हूं। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन। तो मैं इसको लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AR। ये एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन था मेरे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पार्शियल, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AR। ये इक्वेशन 2 मुझे, क्योंकि आपने मुझे प्रेशर को मैंने नंबर ऑफ मोल से डायरेक्टली कन्वर्ट किया। द डेंसिटी ऑफ द गैसियस मिक्सचर अंडर दिस कंडीशन, अच्छा डेंसिटी मुझे कैलकुलेट करना है, तो Pm इज इक्वल टू DRT, सो D विल बी इक्वल टू Pm अपॉन RT। तो प्रेशर तो मुझे गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर नहीं गिवन है, T मुझे गिवन है, R मुझे गिवन, कैलकुलेट कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अंडर दीज कंडीशंस मुझे बताना है, तो ठीक है ना। इसमें अपन क्या करेंगे, अपन को ये पता है कि number of moles of SO2 plus number of moles of O2 plus number of moles of AR is equal to 1, ये इक्वेशन के लिए। तो मैं O2 की जगह ट्वाइस ऑफ AR ले लेता हूं, और SO2 की जगह, इसकी जगह ट्वाइस ऑफ AR ले लेता हूं, तो इसमें मुझे सबके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसकी जगह लिख लेता हूं क्या, दैट इज ट्वाइस ऑफ AR। ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AR है, और इसकी जगह लिख लेता हूं मैं ठीक है ना,
तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूं SO2 की जगह ये ट्वाइस ऑफ AR है और प्लस AR है, क्योंकि NO2 इज ट्वाइस ऑफ AR, तो 3AR, थ्राइस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AR। मतलब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AR आ गया इज इक्वल टू 1/6। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 भी आ गया, ट्वाइस ऑफ AR, मतलब 2 into 1/6, 1/3। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 भी आ गया। इधर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 है 1/3 प्लस 1/6, ये आ गया। तो ये 6 + 3 लिख लेते हैं, तो 1/2 आ गया। अब बस फिर क्या था, मेरे पास मोल्स आ गए सभी के, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर आ गया। कैसे? M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3। ये ऐसे अपन ने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में सीखा था, हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो मैं M1 ले लेता हूं, किसको? SO2 को ही ले लेता हूं, इसको O2 ले लेता हूं, इसको AR ले लेता हूं। तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 64, और मोल फ्रैक्शन कितना है? 1/2 डिवाइडेड बाय, अब मोल फ्रैक्शन मतलब हो गया अपने पास 1/2 मतलब 0.5, और टोटल मोल्स कितने हैं अपने पास? 1, तो अपन कहेंगे भाई 0.5/1। अब सभी में 1 है तो फिर डिवाइड बाय 1 करना पड़ेगा, तो सीधा 1/2 ही कर लो, 1/2 डिवाइड बाय 1, मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इज 1। O2 32 है और टोटल मोल्स कितने थे O2 के? 1/3, तो मोल फ्रैक्शन हो गया 1/3 डिवाइड बाय 1। और ये अपने पास आर्गन का मास कितना होता है? कितना होता है भाई? 20, तो 40 होता है। उसका एटॉमिक नंबर इज 18 ना। सो अगर एटॉमिक नंबर 18 होता है तो मास उसका 40 के आसपास होता है। तो अपन आर्गन को क्या करेंगे? कहां पर है भाई? तो ये 40 हो गया अपने लिए, मल्टीप्लाई बाय 1/6 हो गया। लो भाई, आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर है, आपके पास टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, आपके पास टेम्परेचर 273 है, आर आपको पता है 1/12 या 0.0821 है, डेंसिटी ऑफ द गैस। अब थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करोगे ना डाल्टन्स लॉ से रिलेटेड। आगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? B5। अब अपन B6 की बात करेंगे, ठीक है ना। अब अपन B6 की बात करेंगे, चलो देखते हैं। ये आपका B5 था, ये आपका B6 है। चलो देखते हैं B6 में क्या बोल रहे हो आप। B6 में नाइट्रोजन एंड द वाटर वेपर्स, डाल्टन्स लॉ में मैंने काफी बताया आपको कि अगर मेरे पास वाटर वेपर्स होंगे तो एक्वस टेंशन की तरफ ध्यान दूंगा मैं। चलो देखते हैं क्या क्या गिवन है B6 में। मेरे पास गिवन है a mixture of nitrogen and water vapors are admitted to the flask containing a solid drying agent। वो कह रहा है कि मेरे पास एक वेसल है, इसमें मैंने नाइट्रोजन को ऐड किया जो कि गैस था, और वाटर के वेपर्स ऐड किए, ऐसे दोनों गैसियस स्टेट में है, और इसमें थोड़ा सा मैंने ड्राइंग एजेंट डाल दिया। ये ड्राइंग एजेंट, भाई ये ड्राइंग एजेंट क्या कर सकता है? वाटर के वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या, वो ड्राई कर देगा उसको। इमीडिएटली आफ्टर एडमिशन, मतलब जैसे ही इन दोनों को ऐड किया मैंने, the pressure of the vessel is 760, so pressure of N2 plus pressure of H2O is equal to 760। ठीक है। after some hours the pressure reaches to 745, so after some hours this was absorbed, H2O absorbed। तो प्रेशर कितना हो गया? 745। इसका मतलब किसका प्रेशर रहा होगा वो 745?
किसका प्रेशर रहा होगा वो 745 N2 का प्रेशर. So what I got is pressure of N2 is 745. So pressure of H2O is 50. ये मिल गया मुझे. आप क्या चाहते हो? Calculate the composition in the mole percent of the original mixture. आप इनका मोल परसेंट बताओ. तो अपन कहेंगे भाई वॉल्यूम बता दो आप, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मोल परसेंट बताना है तो अपन ऐसे करेंगे. आपने वॉल्यूम दिया नहीं अब तक, ना ही टेम्परेचर दिया, प्रेशर तो दिया ना. तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, pressure fraction is equal to mole fraction is equal to mole fraction. ये वॉल्यूम मतलब वेसल तो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर फ्रैक्शन ले लेते हैं. और N2 745 divided by 760, the total pressure of N2 divided by total pressure is pressure fraction. तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल मोल्स. ये तो हो गया प्रेशर फ्रैक्शन. तो उसने कहा कैलकुलेट द कंपोजिशन इन द मोल परसेंट ना, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूं दोनों को, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन था. अपन किसी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाता है. ये प्रेशर फ्रैक्शन का परसेंटेज हो गया, तो मोल फ्रैक्शन का परसेंटेज हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू मोल परसेंट. कितना हो जाएगा? ये अपना वैल्यू हो गया, क्योंकि ये मोल परसेंट बना लिया ना अपन ने, तो ये वैल्यू हो गया. इसको सॉल्व करो और अपन बता देंगे व्हाट इज द आंसर. तो ये अपना ए पार्ट हो गया. और ऐसे ही अपन H2 को बता देंगे. फॉर H2O वेपर्स we'll write that 7 ये तो 15 था, तो 15 divided by 760 multiplied by 100 will be equal to the mole percent of H2. अब यहाँ got H2O के ऐसे ही got H2O के लिए लिख लेंगे. So mole percent of H2O. ये बता. अब B वाला पार्ट. If the experiment is done at 20 degree. अच्छा, तो अब B वाले पार्ट पे. तो टेम्परेचर मुझे आप 20 डिग्री देना चाहते हैं, ठीक है, मतलब 293 केल्विन. एंड द ड्राइंग एजेंट इंक्रीजेस द वेट बाय दिस. तो ये जो ड्राइंग एजेंट जो आपने ऐड किया था ना, इसमें कितना वेट इंक्रीज हो जाता है? 0.15 ग्राम. किसका वेट होगा? जो एब्जॉर्ब हुआ. सो मुझे वेट ऑफ वाटर का. What is the volume of the flask? आपने मुझसे वॉल्यूम पूछा है और मुझे प्रेशर कितना है. तो अपन सबको पता है कि PV is equal to nRT लगा देता है. प्रेशर कितना है वाटर का? फॉर वाटर लगा रहा हूं मैं. वो क्यों? पूरा क्यों नहीं? क्योंकि मुझे उसी के मोल्स पता है. मोल्स वाटर के, प्रेशर वाटर का, वॉल्यूम वाटर का, टेम्परेचर वाटर. भाई किसी एक वेसल में कितने भी गैसेस रखो, उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा जितना एक गैस के लिए होगा, उतना सभी गैसेस के लिए होगा. यही तो डाल्टन्स लॉ है. तो फिर ठीक है, प्रेशर ऑफ वाटर, क्योंकि मैं इसको 0.081 लेने वाला हूँ, 1 बाय. वॉल्यूम आपने पूछा है मुझसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, आर का वैल्यू 1 बाय 12, टेम्परेचर 293. लो भाई वॉल्यूम. ये आपका वॉल्यूम B6. अब आपने C2 C3 पूछा है. तो मैं C2 और C3 अगर आप थोड़ा सा ना इनिशियली आप डायग्राम बना लोगे ना,
तो डायग्राम बनाने के बाद अपन को काफी इजी लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि हमें दिखेगा ना हमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायग्राम जरूर बनाओ। C2 में अपन को गिवन है इन अ 2 liter flask nitrogen at 20 degrees centigrade and 70 centimeter pressure is connected. So पहले अपन एक फ्लास्क बना लेते हैं, इसमें N2 है और इसका टेम्परेचर मुझे गिवन है 293 केल्विन और प्रेशर मुझे 70 सेंटीमीटर गिवन है। कनेक्टेड टू 3 लीटर फ्लास्क, मतलब इसको अपन ने कनेक्ट किया एक 3 लीटर फ्लास्क से। थोड़ा बड़ा बना देते हैं ये देखने के लिए कि भाई इसका वॉल्यूम 2 लीटर था और इसका वॉल्यूम 3 लीटर था। Another flask of O2 at the same temperature at 100 centimeter pressure. इसमें ना O2 ये बंद रहा होगा, इसमें इसमें O2 है और इसका प्रेशर जो है एट द सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन है और प्रेशर लेकिन इसमें 100 सेंटीमीटर है। चलिए, what will be the final pressure after the gases have thoroughly mixed at the same temperature as before? ठीक है भाई, वो कह रहा है कि अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो बताओ टोटल प्रेशर कितना होगा। उसमें क्या टोटल प्रेशर चाहिए तो वॉल्यूम टोटल चाहिए, टोटल मोल्स चाहिए, आर और टेम्परेचर तो उतना ही। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है। टोटल वॉल्यूम तो मुझे दिख रहा है 5 लीटर्स। अब टोटल मोल्स चाहिए, आर तो कांस्टेंट है और टेम्परेचर आपने वही रखा हुआ है, सिर्फ आपने नॉब ओपन किया था। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें ना अपन ऐसे लिख देते हैं कि एन टोटल है तो एन टोटल कहां से लेके आऊं, इधर से टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस N2 is equal to PV upon RT और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 is equal to PV upon RT। ये कितना हो जाएगा, प्रेशर कितना था 70, वॉल्यूम कितना था 2 लीटर डिवाइडेड बाय R और टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर था 270 कितना था 293। ये कितना, ये कितना है, प्रेशर कितना है 100, वॉल्यूम कितना है 3 लीटर डिवाइड बाय कितना है R और टेम्परेचर कितना है 293। अब अपन क्या करेंगे, अपन ना इसमें ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं पड़ेंगे, अपन उधर चलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स है, दोनों को ऐड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N, ये टोटल मोल्स है और RT अपन लिख लेते हैं। अपन क्या करेंगे, P टोटल मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना है 300 डिवाइडेड बाय RT कर दो 293 प्लस ये कितना हो गया 70 इंटू 2 140 प्लस RT। पता RT क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये RT और ये RT सेम है, तो कैलकुलेशन इसलिए मैंने वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा ना, तो R तो कांस्टेंट था ही, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखा हुआ है आपने, तो वाई टू कैलकुलेट, टाइम बचाते ना थोड़ा। ये तो कैंसिल हो गए, इसको कॉमन लेके बाहर आया, तो P टोटल कितना हो गया आपके पास, तो अपन कहेंगे P टोटल विल बी इक्वल टू 300 प्लस ये तो 440 डिवाइड बाय 5। लो भाई कितना आ गया आपके पास 85 ना भाई, 8 या 40 और फिर 40 बच गया तो 88 आ गया सेंटीमीटर। लो भाई टोटल प्रेशर आ गया। अब बताओ क्या चाहते हो, अब अपन कहेंगे इसमें तो अभी और भी लिखा हुआ है, रुको भाई, अभी कह रहे हैं ऑल्सो कैलकुलेट द मोल परसेंट ऑफ ईच गैस इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। बताओ कि भाई इसमें कितना कितना मोल परसेंट है, उसमें क्या मोल परसेंट ऑफ ईच गैस,
लिखे तो है मोल्स, बता दो मोल परसेंट। भाई टोटल प्रेशर ये है, प्रेशर फ्रैक्शन ले लो और मोल फ्रैक्शन ले लो। The volume of the stopcock may be neglected. Also calculate the mole percent of each gas in the resulting mixture. मोल परसेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, हाँ तो ठीक है ना भाई। इसके टोटल मोल्स मुझे पता है क्या, N2 के मोल्स, मोल परसेंट ऑफ N2, मतलब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 मुझे पता है कितना है, 140 डिवाइडेड बाय RT, और टोटल मोल्स मुझे पता है कितना है, कितना है, P टोटल इज 88, सो 88 इंटू, भाई टोटल मोल्स ये हो गए ना, टोटल मोल्स 88 इंटू 5 डिवाइड बाय RT। मोल परसेंट चाहिए था ना, ये तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये लो भाई अपना आंसर आ गया, खत्म हो गया। समझ में आया ना अपन ने क्या किया, अपन ने किया भाई मोल परसेंट के लिए मोल फ्रैक्शन इनटू 100 करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो N2 के कितने मोल्स थे, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको RT रखा। वो क्यों, क्योंकि मुझे पता था ना टोटल मोल्स, ये टोटल मोल्स है, इसमें भी RT है, तो प्रेशर मैंने कैलकुलेट कर लिया है, वॉल्यूम अपन को पता है 5 है, और डिवाइडेड बाय RT कर लेते हैं तो टोटल मोल्स हो जाए, ये अपना मोल परसेंट हो जाएगा। ये थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना होगा कि कैलकुलेशन अपन ज्यादा ना करें, नहीं तो अपन कैलकुलेशन में फंस जाए, है ना, अपन को कैलकुलेशन में नहीं फंसना चाहिए। RT तो कैंसिल हो जाएगा, सो 140 डिवाइडेड बाय कितना 88 इंटू 5 बचेगा, कैलकुलेट, ठीक है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आपने C3 भी पूछा था, अब अपन C3 की बात कर लेते हैं, अपन को क्या फर्क पड़ेगा, चलो भाई मैं इसको हटाता हूँ। C3 वाला भी सेम ही क्वेश्चन होगा, लेकिन चलो देखते हैं। Two flasks of equal volume are joined by a narrow tube of negligible volume. ठीक है, वॉल्यूम इसमें इक्वल है तो दोनों के वॉल्यूम एक जैसे बना लेते हैं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन हो। जॉइंट बाय नैरो ट्यूब, नैरो ट्यूब के वॉल्यूम को हमेशा अपन निगलेक्ट करते हैं कैलकुलेशंस के लिए। इनिशियली बोथ द फ्लास्क आर एट 300 केल्विन, ठीक है भाई, containing 0.6 moles of O2 and 0.5 atmosphere, मतलब दोनों में खुला हुआ है ये। Number of moles of O2 is equal to 0.6 and pressure of O2 is equal to 0.5 atmosphere. ये अपन को One of the flask is then placed at the 600 Kelvin, मतलब किसी एक फ्लास्क को, इसमें O2 था, प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा, टोटल मोल्स दोनों का प्रेशर मिला के 0.5 था, कांस्टेंट रहा, खुला हुआ है, बंद नहीं किया। One flask is then placed at 600 Kelvin. Calculate the final pressure and the number of moles of O2 in the each flask. ठीक है भाई, अब वो कह रहे हैं अपन क्या करते हैं, सपोज ऐसे करते हैं कि मैंने क्या किया, ये तो इनिशियली था, अपन को नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। अब जब नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो अपन कहेंगे देख भाई फ्लास्क बंद है, तो n टोटल मोल्स जो है ना दैट विल बी इक्वल टू, इसको वेसल 1 कर लेते हैं और इसको वेसल 2 कर लेते हैं, दोनों के वॉल्यूम सेम है, तो मैं कहूंगा भाई ये ना वेसल 1 में और वेसल 2 में ये टोटल मोल्स will be equal to moles in vessel 1 plus moles in vessel 2. अब इस वेसल में कुछ भी करो भाई मोल्स थोड़ी चेंज होंगे, वो तो कंजर्व होंगे,
आप टेम्परेचर बढ़ाओ, कुछ भी करो, गैस को इधर उधर ले जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे टोटल मोल्स तो 0.6 ही रहेंगे ना। आपने क्या किया, सपोज इसको ना 300 से की जगह T2 जो है वो 600 कर दिया, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर चेंज कर दो। इसमें मोल्स ले लूंगा P1 V1 अपॉन RT1 और इसके मोल्स ले लूंगा P2 V2 अपॉन RT। ये रहेंगे तो कांस्टेंट ना, दोनों मिला के तो 0.6 ही रहेगा ना। ये वेसल 1 की कंडीशन है, वेसल 2 की कंडीशन है। टोटल मोल्स मेरे पास 0.6 है। अब मुझे एक बात पता है कि दोनों में जो प्रेशर होगा ना वो कांस्टेंट होगा। प्रेशर दोनों का कांस्टेंट होगा, राइट, प्रेशर दोनों का कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें P तो दोनों में सेम रहेगा। भाई अगर किसी में प्रेशर डिफरेंट होगा तो गैस इधर उधर मूव करे। और वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम है तो दोनों का वॉल्यूम V और V रहेगा। ये T1 इज 300 प्लस इधर मेरे पास आएगा PV, ये भी सेम रहेगा, और RT2 इज 600, ये है मेरे पास। मैं इससे PV कैलकुलेट कर लूंगा। मैं PV कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरा काम हो गया। अच्छा एक और बात, इससे भी इजी कर सकते थे। कैसे, देखो मुझे ये पता था कि दोनों में, मतलब ये थोड़ा कंजर्वेशन क्या होता है ना कि ये कभी अपन भूलते नहीं है कंजर्वेशन। भाई दोनों वेसल बंद है तो कंजर्वेशन तो फॉलो करेगा ही करेगा, इसलिए मैं हर बार कंजर्वेशन से सॉल्व करूंगा। अपन क्या करेंगे, अगर ये नॉब ओपन है तो इसका मतलब बिल्कुल वैसे ही हो गया कि मैंने रूम में एसी चलाया और बाहर वाले रूम में नहीं चलाया, और आपने डोर को ओपन करके रखा हुआ है। तो क्या दोनों जगह प्रेशर अलग अलग होगा अगर डोर ओपन है तो? नहीं, प्रेशर तो इक्वल रहेगा। भाई यहां ठंडा होगा, बाहर गर्म हो, तो बाहर का गैस अंदर फ्लो करके आएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होगी हायर टेम्परेचर पे। सो दोनों जगह डेंसिटी बराबर होगा, मतलब दोनों जगह प्रेशर इक्वल होगा। तो इसका मतलब है प्रेशर 1 और प्रेशर 2 दोनों वेसल में प्रेशर इक्वल है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए N1 RT1 डिवाइडेड बाय V कर लेता हूं, इसके लिए N2 RT2 डिवाइडेड बाय V कर लेता हूं। वॉल्यूम सेम थे, प्रेशर दोनों का सेम है, P1 इज इक्वल टू P2 रहेगा। मत लिखो P1 P2, वेसल की वजह से लिख रहा था मैं। इसमें मोल्स। अब एक बात बताएंगे अपन कि अगर मान लो कहीं टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जहां टेम्परेचर बढ़ेगा पर डेंसिटी कम होगी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई यहां पर नंबर ऑफ मोल्स, ये अपन सीधा सीधे करते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ मोल्स x है, R और T1 कितना था 300 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मैंने कैंसिल कर लिया। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.6 तो थे टोटल, तो यहां पर कितने बचेंगे, R और T2 है 600, R को कर दो कैंसिल, 600 को कर दो ऐसे, तो आपके पास x इज इक्वल टू आ गया 0.6 माइनस x इंटू 2 आ गया। तो x मतलब अलग अलग मोल्स पता चल गए अपन को कि किस वेसल में कितने मोल्स। तो x इज इक्वल टू 1.2 माइनस 2x उधर लेके जाते हैं तो 3x, सो x विल बी इक्वल टू, x विल बी इक्वल टू 1.2 डिवाइड बाय 3, मेरे पास 0.4 आ गया। मतलब इस वाले वेसल में 0.4 मोल्स हैं और इस वाले वेसल में 0.2 मोल्स हैं। लो भाई हो गया। आगे बताओ क्या करना। इस वाले से मैं यही करता, पीवी पहले कंजर्व करता, फिर किसी एक वेसल में कैलकुलेट करता नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी।
पहले पीवी कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर किसी एक वेसल में जिसमें टेम्परेचर ये है कैलकुलेट कर लेता हूँ उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तो वैसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसमें तो अपन को पता था भाई ओपन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर तो इक्वल ही रहेगा ना अगर ओपन है तो, वो थोड़ा जल्दी आ जाएगा। वन ऑफ द वेसल इज देन प्लेस्ड इन कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर। अब अपन को फाइनल प्रेशर बताना है और मोल्स ऑफ आपको ये पता तो है सब फाइनल प्रेशर क्या, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देता हूँ, बट पी तो अपन को पता है प्रेशर, फाइनल प्रेशर, और वॉल्यूम अपन लिख लेंगे भाई एक, पहले अपन को वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रेशर गिवन है, मोल्स गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, टोटल प्रेशर ये था अपने पास, तो वी का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा अपन को पहले कि वी कितना है। सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं, अपने पास प्रेशर जब 0.5 है, नंबर ऑफ मोल्स टोटल 0.6 है, आर इंटू टी अपने पास 300 था, तो V का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो V अपने पास आ गया कितना 0.6 R 300 डिवाइडेड बाय 0.5, ये आ जाएगा अपने पास। अब प्रेशर इन द ईच वेसल के लिए अपन को वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा। P इज इक्वल टू नाउ प्रेशर इन द, दिस इज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ ईच वेसल, ये अपन ने यूज किया, ये आ गया। नाउ टू कैलकुलेट द प्रेशर at each vessel, at 600 केल्विन, जब कोई एक वेसल 600 पे है और दूसरा 300 पे है, तो वहां पर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए अपन यहां से यूज करेंगे। तो P विल बी इक्वल टू, किसी एक वेसल को ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 RT अपॉन N1 के लिए ले लेते हैं RT अपॉन V। V अपने पास आ गया, P आपको बताना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे इसमें, इस वाले में 0.4, सो 0.4 इंटू RT डिवाइडेड बाय V कितना है अपने पास 0.6 इंटू R इंटू 300, वो T 300 है क्योंकि 1 वाले का, और डिवाइडेड बाय कितना था 0.5 था, तो इसको आप RT लिख सकते हो। अब तुम ये देख रहे हो कि भाई मैं कैसे ना कैलकुलेशन को कम करके रखता हूँ, क्योंकि मैं कैलकुलेशन को कम इसलिए करके रख रहा हूँ क्योंकि मैं हर बार RT को कैंसिल नहीं करता हूँ, तो मेरा कैलकुलेशन कम रहता है। अपन ने इस वेसल से किया तो वो T जो है वो 300 है, और जो अपन ने ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वेसल 1 के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां टेम्परेचर अपन ने 300 ही रखा था, वेसल 2 में अपन ने 600 किया, हो गया अपना काम। ये लो भाई आपका C3 है। अब आपने मुझसे पूछा था D4 और E4, तो अपन D4 की बात करते हैं भाई, क्या है D4 का आंसर करेक्ट नहीं है, D4 के आंसर में कुछ गड़बड़ है, आपको शायद वही प्रॉब्लम था। D4 का आंसर 120 या ऐसे कुछ आता है, पता नहीं क्यों चेंज नहीं करता। A gaseous mixture contain oxygen and another unknown gas in the molar ratio of this, ठीक है भाई, ये D। मेरे पास एक वेसल है और उसमें एक ऑक्सीजन है और एक अननोन गैस X है, in the molar ratio 4:1, that's a molar ratio। Diffuses through a porous plug, इसको डिफ्यूज करते हैं पोरस प्लग से in 245 seconds, 245 seconds। Under similar condition same volume of oxygen takes 220, मतलब सिमिलर कंडीशन में अगर दूसरे वेसल में O2 होता
तो T इक्वल टू मेरे पास 220 सेकेंड्स होता है सिर्फ ऑक्सीजन। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन गैस हो जाएगा, देखते हैं कैलकुलेट करके। सो मैं क्या करूंगा, रेट ऑफ दिस मिक्सचर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ O2 is equal to molecular weight of the mixture. Molecular weight of O2 divided by molecular weight of the mixture. Rate of mixture will be equal to volume of mixture divided by time of mixture. T of O2 divided by V of O2. वॉल्यूम अपन को सेम दे रखा है, ये 32 है, ये कैलकुलेट करूंगा, ये कैंसिल हो गया। T of O2 मुझे 220 सेकेंड्स के और ये मुझे 245, दैट विल बी इक्वल टू, इसका स्क्वायर करता हूं सो दैट मैं 32 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर आ गया मेरे पास। तो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर आ गया मेरे पास। अब उसमें अपन को क्या पता है, अपन को पता है मॉलिक्यूलर मास मतलब एवरेज मॉलिक्यूलर मास। सो m1 x1 प्लस m2 x2 कर लेता हूं। ये जो x1 m1 x1 है ये O2 के लिए लिख लेते हैं और ये गैस x के लिए लिख लेते हैं। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर है अपने पास, दैट इज 32 into 245 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 220 का स्क्वायर। और O2 का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है, उसका मोल फ्रैक्शन मुझे गिवन है 4/5, क्योंकि मोलर रेशियो गिवन है ना अपन को, और प्लस ये अपन को कैलकुलेट करना है और इसका मोलर रेशियो मुझे गिवन है 1/4+1। ये लो भाई M2 आ गया, वो M2 अपना मॉलिक्यूलर मास है। नहीं समझा या समझा? हमें इसका मास पूछना है, मतलब मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास चाहिए, और मिक्सचर के मॉलिक्यूलर मास के लिए मुझे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यूज करना पड़ेगा, तो मुझे मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। वंस आई गॉट द मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास, सबको पता है अगर किसी गैसेस का मॉलिक्यूलर रेशियो गिवन है इन अ मिक्सचर मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर, तो अपन किसी भी गैस के लिए बता सकते हैं, अननोन गैस भी होगा तो मॉलिक्यूलर मास बता सकते हैं। अब आपने मुझसे पूछा था E4, E4 में अपन को गिवन है एट व्हाट टेम्परेचर डज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैव द सेम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एज द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, तो अपन को रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी चाहिए ना, तो VRMS। तो पहले अपन एक बार हाइड्रोजन के लिए लिख लेते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए 3RT अपॉन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूलर मास 2 × 10⁻⁻। और नाइट्रोजन के लिए लिख लेते हैं VRMS, दैट इज इक्वल टू √3RT अपॉन 28 × 10⁻⁻3। अपन को टेम्परेचर बताना है और ये बताना है कि किस टेम्परेचर पे ये दोनों इक्वल होंगे, तो ठीक है दोनों को इक्वेट कर देते हैं। √3RT अपॉन 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू 3RT अपॉन 28 × 10⁻⁻3। और रूट को हटा लेते हैं दोनों तरफ से, 3RT भी हटा देते हैं, 3R हटा देते हैं, T बचा अपने पास। तो अपन क्या करते हैं, 3R हटा लेते हैं, ये हटा देते हैं, और अपने पास बचा √T/2 इज इक्वल टू √T/20 है। लो भाई इससे T कैलकुलेट करना है और रूट भी हटा देंगे अपन, तो कितना आ रहा है अपने पास, at what temperature will the hydrogen molecules have the same root mean square velocity। अच्छा नाइट्रोजन के लिए गिवन है, लेकिन ये 35 गिवन है, 35 मतलब 273 + 35 80308, ये अपन को गिवन है। तभी मैं सोच रहा था टेम्परेचर इक्वल ऐसे क्यों पूछ लिया। ये लो भाई आ गया, हो गया। हाँ उसका D4 का आंसर वो नहीं है 133, वही तो मैंने कहा था, इसलिए आपने पूछा होगा। ये आपके एक्सरसाइज 1 के डाउट्स थे। एक्सरसाइज 3 के डाउट्स अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 आपको सबमिट करना है।
ठीक है, एक्सरसाइज 3 के डाउट्स अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 आपको सबमिट करना है, सो उसको आप अच्छे से सॉल्व करो। सबमिट करना है आपको उसे, और आज के लिए इतना ही पड़ता है ना। चलो फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर एंड पहले अपन डाउट डिस्कस करेंगे, और रियल गेस वाला चैप्टर एक्सरसाइज 1 और 3 आपका होमवर्क है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो नेक्स्ट वीक। तो आप एक्सरसाइज 1 और 3 पूरा सॉल्व कर लो, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बहुत कम क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। चलो, थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम।